आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के आगे वाले सेशन में चलेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बेसिक्स और बेसिक्स के साथ साथ इसके कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा 2 मिनट रिवाइज करते हैं और फिर आगे चलेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कंसर्न्स में क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है या फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है या फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज हो सकते हैं, क्या ये रिलेटिविस्टिक है या केवल और केवल अपने में ही पूरा फुलफिल कंप्लीट है। ऐसे क्या क्या कंसर्न्स हैं, इंडिया में क्या कंसर्न्स हैं, बाहर क्या कंसर्न्स हैं, लिमिटेशंस हैं तो कहां लिमिटेशंस हैं, इन सारी चीजों की चर्चा कर पाएंगे। थोड़ा सा एक रिवीजन करते हैं। हमने क्या कहा था, ये पार्ट 3 का पार्ट था ये, और इस पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 तक इसके आर्टिकल थे। इसमें जो आर्टिकल 12 था वो किसके बारे में बात कर रहा था, स्टेट के डेफिनेशंस के बारे में, और स्टेट में कौन कौन आ जाएगा, सेंट्रल, स्टेट, उसके बाद जो अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशंस, जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी फंडामेंटल राइट्स से संबंधित या किसी भी राइट्स के संबंधित नियम बनाते हैं, वो सारे के सारे स्टेट्स आ जाएंगे। आर्टिकल जो 13 था वो ये बताता है कि कोई भी कानून या कोई भी नियम उस सीमा तक फंडामेंटल राइट उस सीमा तक ही लागू होंगे जिस सीमा तक वो फंडामेंटल राइट्स का विरोध नहीं करता है। जैसे ही कोई कानून या नियम यदि फंडामेंटल राइट्स का विरोध करने वाला बन जाए तो इसका मतलब होगा कि वो कानून समाप्त हो जाएगा। यदि कहीं ऐसा है कि कानून का कुछ पार्ट फंडामेंटल राइट्स के विरोध में है और कुछ पार्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट है, ऐसे कंसेंस में क्या होंगे, तो कहा जाएगा कि जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्ट है वो तो लागू हो जाएगा, और जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्ट नहीं है, अर्थात जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, इनकॉन्सिस्टेंट है, वो पार्ट खारिज हो जाएगा। इसी में एक पार्ट और भी कंसर्न्स है कि कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का वो पार्ट जो आज इनकॉन्सिस्टेंट है वो तो खारिज होगा या वो सोया होगा, स्लिप्ड रहेगा। लेकिन कुछ समय के बाद यदि फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसी बदलाव होती है कि वो वाला जो राइट तब इनकॉन्सिस्टेंट था, आज वो इनकॉन्सिस्टेंट नहीं रहा, आज वो प्रॉपर कंसिस्टेंट हो गया, अर्थात फंडामेंटल राइट्स के साथ नॉर्मल हो गया, ऐसे कंसर्न्स में वो भी नियम, वो भी जो कानून होंगे वो स्वतः ही लागू हो जाएगा। ये था आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, इसमें डेफिनेशन से संबंधित बातें थी। पहला 12 कहता है कि स्टेट का डेफिनेशन, और 13 क्या कह रहा था कि किस सीमा तक फंडामेंटल राइट्स प्रभावी होंगे, अर्थात कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा वो लागू नहीं होगा। आगे हम लोग इसके और भी चर्चा कर पाएंगे। इसमें रूल 1 2 फंडामेंटल राइट के सेक्शन जो 13 है, 13 के कई सारे 1 2 3 पार्ट्स हैं इसके, हम उसकी भी चर्चा करवाएंगे। दूसरा आता है उसके बाद जो पार्ट था हमारा, जो 14 से लेकर 18 तक का पार्ट था, इसमें हमने क्या कहा था, राइट टू इक्वलिटी, अर्थात समता का अधिकार, अर्थात हर व्यक्ति को समता मिलनी चाहिए, अर्थात जाति, धर्म, लिंग, भाषा एक्सेट्रा के आधार पर भेदभाव नहीं। इसकी भी आगे वेल डिस्कशन करवाएंगे। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक था, ये था फ्रीडम ऑफ, इसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम या इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीटली हो जाएंगे। इसमें व्यक्ति क्या क्या कंसर्न्स होंगे, जो व्यक्ति का अलग अलग क्षेत्रों में हर व्यक्ति को फ्रीडम है कि वो क्या बोले, क्या देखे, क्या कहे, एंड सो ऑन, बहुत तरह तो स्वतंत्रता के राइट्स होंगे। जीवन जीने की स्वतंत्रता है व्यक्ति को कि पूरा जीवन वो कैसे चाहे जीने के लिए, ऐसी जो कंसर्न्स है ये स्वतंत्रता के अधिकार है 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद जो 23 और 24 है, इसमें जो राइट्स हैं वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार की, कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सके, अर्थात एक्सप्लॉइटेशन के विरुद्ध, एक्सप्लॉइटेशन अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसके बाद जो आगे वाला पार्ट था, जैसे 25 से लेके 28 तक, ये कौन सा था, रिलीजन से संबंधित, अर्थात धर्म से संबंधित, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक। और जो 29 और 30 था वो कल्चर से संबंधित था। 29 एंड 30 इसको हमने क्या कहा था, कल्चर से संबंधित, अर्थात धार्मिक संस्कृति की स्वतंत्रता, कि एक व्यक्ति चाहे तो जो भी कल्चर अपनाना चाहे वो कल्चर अपना सकता है। ये 29 से 30, यहां तक जो टोटल थे वो फंडामेंटल राइट्स था। इसके बाद दो जो अगला कंसर्न्स होता है वो था 31 और 32, जिसमें जो 31 पार्ट था, जो आर्टिकल 31 है वो ये बताता है कि लिमिटेशंस कैसे, मतलब सॉरी, जो आर्टिकल 31 है इसमें कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित बातें थी। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी लगातार विवादास्पद रहा है, किसी एक आर्टिकल में सबसे ज्यादा संशोधन होने वाली बात इसी में रही है। तो ओरिजिनल जो 31 लागू हुआ था प्रॉपर्टी को एक्वायर से संबंधित, वो था 31A1 और 2, तो उस दोनों को खारिज कर दिया गया। अभी जो कंसर्न्स है वो 31A, 31B और 31C अभी बाकी है।
इसमें भी लगातार फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में लगातार टसल होता रहा है। तो 31 के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें राइट्स ज्यादा ये है कि स्टेट का जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंपॉर्टेंट है, जमीन संबंधी मुद्दे में या प्रॉपर्टी संबंधी मुद्दे में, या जो डीपीएसपीज है अर्थात जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है कि लोगों के बेहतरी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो डीपीएसपीज इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है, तो ये एक अलग कंसर्न के मुद्दे होंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 32 की बात करते हैं। आर्टिकल 32 में आता है कि आप कोर्ट जा सकते हैं किसी भी कंसर्न्स में संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यदि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। इसको कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधान में इस बात की रेमेडीज भी दी गई है, इस बात की व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति यदि फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये 32 था। यहां तक के राइट के बाद फिर हम लोग आएंगे आगे, जहां 33 था जो रूल फंडामेंटल राइट्स के 33 में क्या कहा गया कि यहां कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स आम आदमी के लिए है, जो सेना, पुलिस, गुप्तचर एक्सेट्रा वाली चीजें हैं, ऐसे कंसर्न्स को फंडामेंटल राइट्स पूरा इस फॉर्मेट में नहीं दिया जा सकता। तो उसे कौन सा फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये कौन डिसाइड कर सकती है? ये पार्लियामेंट को हमने राइट दिया था कि पार्लियामेंट जैसा चाहे और जितना चाहे इनसे संबंधित फंडामेंटल राइट्स के रूल बना सकती है। ये कौन था? आर्टिकल 33। इसके बाद एक टर्म आता है आर्टिकल 34। 34 में क्या था? ये था ड्यूरिंग मार्शल लॉ के टाइम में। मार्शल लॉ के टाइम में देश में फंडामेंटल राइट्स की कंसर्न्स क्या होंगी, तो ये भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी, पहले से कुछ निर्धारित नहीं है। मान लो मार्शल लॉ लागू हुआ तो ऐसे कंसर्न्स में, वैसे आजादी के बाद आज तक भारत में मार्शल लॉ पूरे भारत में लागू नहीं हुआ है, अलग अलग पार्ट्स के जो कंसर्न्स हैं वो अलग मुद्दा है। तो 34 कह रहा है कि मार्शल लॉ के दौरान फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, कहां कंसर्न्स होंगे, उनमें पार्लियामेंट को राइट से बनाने की। और इसके बाद जो यह भी पार्लियामेंट की सुपरमेसी है किसके साथ? मार्शल लॉ के कंसर्न्स में। और इसके बाद जो 35 है इसका लास्ट आर्टिकल, उसमें यह कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच के कंसर्न्स है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ यदि कोई मुद्दा आ रहा है तो उस खिलाफ मुद्दे में, उस अपराध के लिए, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो अपराध है उस संदर्भ में किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट क्या होना चाहिए, पनिशमेंट के कंसर्न्स कैसे होने चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? तो ये भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा 33, 34, 35 ये तीनों ही पार्ट कौन था कि सेना और गुप्तचर, मार्शल लॉ के दौरान फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट के उल्लंघन से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, संविधान इसमें मौन है, इसमें पार्लियामेंट को पूरी छूट दी गई है कि पार्लियामेंट जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है। ये बेसिक सा पार्ट था। अब इस बेसिक से पार्ट्स में हम लोग आएंगे, कहा जाता है क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है या नहीं है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, इज फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट और नॉट, एब्सोल्यूट और नॉट। अर्थात एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब अपने आप में ये हमेशा ही मेंटेन होगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता, किसी भी कंसर्न्स में बदल नहीं सकता, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट। तो कहा जाता है कि जो इंडिया के कंसर्न्स है, इंडिया में एक हद तक ये एब्सोल्यूट है, कुछ हद तक पूरा एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिविस्टिक है। रिलेटिविस्टिक का मतलब भारत में फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, उसको कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो कई जगह, मतलब ये वैसे तो कहीं भी नहीं है, जिसको हम लिख सकते हैं इंडिया में, मतलब ये कैसा है, ये नॉट एब्सोल्यूट नहीं है भारत में। स्पेशली भारत में क्या है, इन इंडिया इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लागू किया जा सकता है। अब ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो कहां है, क्या क्या है, कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स को भी कंट्रोल एंड कर्टेल किया जा सकता है। तो ये जो रीजनेबल राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई जगह राइट्स है और कई जगह अलग अलग अन्य अर्थों में भी इस बात की चर्चा की गई है। तो सबसे पहला जो रीजनेबल राइट्स है वो यहां है कि जो डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स में ही मेंशंस है। हमने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स में जैसे आर्टिकल 19 है एग्जांपल के, जो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्टली मेंशन्ड है। जैसे फंडामेंटल राइट्स में खुद कहा गया है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ऐसी बातें नहीं बोलेंगे कि देश और समाज में वैमनस्यता फैले, ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जिससे देश की सुरक्षा और अखंडता पे प्रश्न उठ जाए। तो एक जो डायरेक्टली मेंशन्स है, एग्जांपल आर्टिकल 19 खुद ही मेंशन्स है कि आर्टिकल 19 में क्या क्या कंसर्न्स होंगे, जिसपे अपने ही आर्टिकल 19 को कैसे कर्टेल किया जाए, ये खुद आर्टिकल 19 में ही मेंशन्स कर दिया गया है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 31 की बात करते हैं। 31 में हमने क्या कहा, प्रॉपर्टी एटसेट्रा से संबंधित। तो 31 में ए, बी और सी तीन है।
इसमें यह कहता है कि यदि कोई ऐसी बातें हो जो सोशल जस्टिस के लिए किया जाए, कोई बातें ऐसे हो जो लैंड रिफॉर्म के लिए किया जाए, ऐसे कंसर्न्स में, या कोई बातें ऐसी हो जो आर्टिकल 39 को पूरा करने के लिए किया जाए, अर्थात देश और समाज के व्यक्तिगत हित में या बृहत हित में किया जाए, तो फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई रूल लागू नहीं होंगे, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जा सकता है, सॉरी, ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, उसको होल्ड किया जा सकता है। ये 31 कहता है। तो 31 में भी है, जैसे आर्टिकल 13 जब हम पढ़ेंगे नॉर्मली, तो आर्टिकल 13 कहता था मूलतया कि हर वो कानून जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो यहां ये कह रहा है कि नहीं, यदि कोई बात लैंड रिफॉर्म से संबंधित हो और सोशल जस्टिस से संबंधित हो, तो ऐसे कंसर्न्स में, या फिर जो हमारे जो आर्टिकल 39 है, 39 के मुद्दों को यदि लागू करने के लिए कुछ बातें की गई हैं और वो बातें आर्टिकल 14, 19 एक्सेट्रा के खिलाफ भी जा रहा है, अर्थात हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी जा रहा है, तब भी वो बातें मान्य होंगी। तो आर्टिकल 31 में ही ये बातें रिस्ट्रिक्शन लिख दी गई। तो ध्यान रखो, आर्टिकल 31 और 13 इन दोनों को मिला के पढ़ना है। तो आर्टिकल 31 में क्या है, 13 में पहले क्या था कि वो कानून जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 31 कहता है कि नहीं, ये तो है, लेकिन यदि वो बातें सोशल जस्टिस या फिर लैंड रिफॉर्म, सोशल जस्टिस और लैंड रिफॉर्म का मतलब, सोशल जस्टिस का मतलब यह होता है कि सामाजिक न्याय, समाज मतलब गरीब तबके, पिछड़े, दलित, शोषित, इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए यदि कुछ बातें किया जाए, या लैंड रिफॉर्म अर्थात जमीन की बंटवारा के लिए, अभी क्या है, सारे जमींदारों के पास जमीन होते हैं, उन जमीनों को लेकर अधिग्रहण आदि करके यदि किसी में बांटा जाए, या सरकार देश के हित में काम करना चाहे, और फिर यदि वो बातें फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी जाती हैं, तो भी वो बातें एक्सेप्टेबल होंगे। तो आर्टिकल 31 में क्या कहा गया कि यदि सोशल जस्टिस की बातें हो, सामाजिक न्याय की बातें हो, या लैंड रिफॉर्म की बातें हो, ऐसे कंसर्न्स में, या फिर एक बात और भी इसी में लिखा गया है कि जो 9th शेड्यूल से संबंधित बातें हैं, 9th शेड्यूल आगे हम लोग चर्चा करवाएंगे, याद होगा आपको पहले क्लास में हमने बताया था। 9th शेड्यूल क्या है, ऐसे मुद्दे जो देश के बेहतर हित में 9th शेड्यूल में डाल दिया था, उस मुद्दे पे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होती थी, बाद में कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन डाला है, आगे इसकी चर्चा करवाएंगे। तो 9th शेड्यूल, और दूसरा कहा गया कि यदि आर्टिकल 39, एक आर्टिकल 39 भी है जिसमें यह कहा गया कि देश के लिए क्या क्या करना चाहिए सरकार को। तो यदि ये तीन मुद्दे के आधार पे, मतलब इन सारे मुद्दों के आधार पे कोई बातें चेंज होती हैं, तो फंडामेंटल राइट के विरोध भी जाता है वो बातें, तो ऐसे कंसर्न्स में भी आर्टिकल 13 का रूल लागू नहीं होगा, अर्थात वो कानून लागू हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो मतलब जो 13 कह रहा है वो 31 इसका उलट दिया कि यदि 13 कह रहा है कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ जो नियम कानून है, जो कुछ भी है, वो लागू नहीं होगा उस सीमा तक जहां तक फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। 31 कहता है कि नहीं, सोशल जस्टिस, लैंड रिफॉर्म, 9th शेड्यूल और आर्टिकल 39 के तहत यदि ऐसा कोई काम किया गया है, तो ऐसे कंसर्न्स में 13 वाला मुद्दा नहीं होगा और वो कानून लागू हो जाएंगे। ये 31 में ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और कंपैरेटिबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। तो कहा जाता है 31 के बाद जो आपातकाल वाली है, इमरजेंसी की बात करते हैं। इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में भी ये कर सकते हैं, खास करके कौन सा, नेशनल इमरजेंसी के द्वारा। नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो जो नेशनल इमरजेंसीज की बात करें तो सामान्यतः जो इमरजेंसी है हमारा, इसमें 3 आर्टिकल है, 352, 356 और 360। जो 352 है राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राष्ट्रपति शासन है, गवर्नर रूल, और जो 360 है इसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल। तो अब ये जो कंसर्न है इसमें जो राज्य वाला मुद्दा है, अर्थात 356 कौन है, राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल का मतलब जब राज्य में सरकार आदि नहीं बनती है या कोई कंसर्न्स बनते हैं, जैसे अभी दिल्ली में ही मुख्यमंत्री जब अरेस्ट हो गए हैं, तो हो सकता है कि ऐसे परिस्थिति में यहां राष्ट्रपति शासन लग जाए, या फिर किसी राज्य में यदि सरकार गिर जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगता है, तो इसको कहते हैं गवर्नर रूल 356। और एक होता है वित्तीय आपातकाल। आपातकाल वाले चैप्टर में जब डिटेल करेंगे वहां इसकी चर्चा करवाएंगे। जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए देश में, तब वित्तीय आपातकाल लगाई जाती है। चूंकि हम यहाँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 356 और 360 के तहत आपातकाल पर कोई असर नहीं पड़ता, सॉरी, वो जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसीलिए हम बात करेंगे केवल 352 का। तब 352 के तहत क्या असर पड़ता है, तो इस बात कैसे समझो कि जो 352 है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता कब है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 कंसर्न्स में लगते हैं, मूल संविधान में इस बात का मेंशंस था। तो 3 कंसर्न्स क्या है कि एक तो युद्ध है, युद्ध का मतलब आप किसी दूसरे देश से आप लड़ रहे हो,
या फिर बाह्य आक्रमण है। बाह्य आक्रमण का मतलब किसी देश ने आप पे एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है, या फिर इंटरनल अशांति है, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति है। अब आंतरिक अशांति का मतलब इंटरनल इंसर्जेंस। ये तीनों ही कंसर्न्स हैं, यदि वार है, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है, या फिर इंटरनल इंसर्जेंसीज हुई हैं। इन तीनों ही केस में आपातकाल लगाए जाते हैं। अब आपातकाल लगाए कैसे जा सकते हैं? पहले ये था कि कैबिनेट के कंसर्न्स पे, बाद में कहा गया कि कैबिनेट लिखित देगी तब जाके आपातकाल लगाए जा सकते हैं। वो हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे। यहां हम लोग फंडामेंटल राइट के कंसर्न्स में पढ़ते हैं। कहा जाता है कि इन तीनों ही कंसर्न्स में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है, और यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो ऐसे कंसर्न्स में 2 आर्टिकल हमें और पढ़ने होंगे। वो जो 2 आर्टिकल है, एक है 358, इसमें 2 आर्टिकल है, स्पेशली 352 के साथ पढ़ने होंगे। एक होगा 358 और दूसरा होगा 359। इस दोनों आर्टिकल को समझो। कहा जाता है कि यदि आर्टिकल 352 के तहत देश में इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है, प्रोसेस कैसे होंगे इसकी अलग डिस्कशन कर पाएंगे। कैबिनेट लिख के देगी, तब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा, फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगा, फिर आपातकाल लगेंगे, तो वो एक अलग है। यदि आपातकाल लग गया तो इस आपातकाल लगने के दौरान 358 स्वतः लागू हो जाएगा, और 358 के तहत जो आर्टिकल 19 है वह स्वतः होल्ड हो जाएगा। होल्ड का मतलब आर्टिकल 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो स्वतः बंद हो जाएगा, हमारा उस राइट्स का हम प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा कहा गया कि यदि इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे मतलब कैबिनेट चाहे, उसके थ्रू राष्ट्रपति चाहे, यदि राष्ट्रपति इसके अलावा चाहे तो 359 को भी लागू कर सकता है। तो 359 के तहत 358 में कौन होगा? 19 का सस्पेंशन, आर्टिकल 19 अर्थात जो आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स हैं उस 19 का सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, उस 19 को सस्पेंड होगा 358 के तहत। तो जैसे ही 352 लागू होता है 358 भी अपने आप लागू हो जाता है। इसका मतलब आर्टिकल 19 में जो राइट्स आपको मिले हैं वो ऑलरेडी आपके सस्पेंड हो जाते हैं। दूसरा इसमें क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपके बोलने के राइट्स हैं एक्सेट्रा, इस पे पहले ही रोक लग गई। अब यदि सरकार को लगता है कि नहीं, अगर फंडामेंटल राइट्स को भी रोकने हैं तो ऐसी कंसर्न्स पर 359 का लागू किया जाता है। 359 ये है, इसमें अदर फंडामेंटल राइट्स को भी रोका जा सकता है, अदर एफआर को भी सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन ये कैसे किया जाएगा? ये अपने आप नहीं होगा। जैसे ये क्या होगा, ये तो स्वतः हो गया, लेकिन 359 स्वतः नहीं लागू होगा, ये राष्ट्रपति के ऑर्डर से जारी होगा। राष्ट्रपति एक ऑर्डर निकालेगा, उस ऑर्डर में राष्ट्रपति ये बताएगा कि किस किस फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर रहे हैं, सारा नहीं, किस किस फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। यदि ऐसा ऑर्डर आ गया तो जिन जिन फंडामेंटल राइट्स को जितने समय तक सस्पेंड करने की बात होगी वो फंडामेंटल राइट्स उतने समय के लिए सस्पेंडेड होगा। क्लियर? तो 359 के तहत क्या क्या करने होंगे इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं। 359 राष्ट्रपति अपने ऑर्डर से लगा सकेगा। कैसे लगेगा? राष्ट्रपति के आदेश से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लगेगा, उसमें भी कितना? तो ऑर्डर में निकालेगा कि कौन सा फंडामेंटल राइट, कौन सा एफआर सस्पेंड होगा, और दूसरा कितने दिन के लिए सस्पेंड होगा, कितने टाइम के लिए सस्पेंड होगा। ये दोनों ही कंसर्न्स होंगे, और जब ये कर दिया जाएगा तो जितनी जो ऑर्डर में जो बातें लिखी गई हैं वही फंडामेंटल राइट्स उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही सस्पेंड होगा। यह स्पेशली ये ध्यान रखो, इसमें 44th अमेंडमेंट संविधान के 44 में संशोधन हुए। आगे इस पे भी बहुत डिटेल हमें करनी है, तो टॉपिक वाइज आएंगे तो वहां डिस्कशन करवाएंगे। अभी आप बेसिक से ये रखो, ये आपातकाल की दौर की बात है। जब आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने उस आपातकाल से बचने के लिए कुछ कंसर्न्स बनाने के लिए, क्योंकि आपातकाल में लोगों के साथ बहुत ज्यादती हुई थी, तो इन्होंने इसमें 2 संशोधन किए। तो 44th अमेंडमेंट के द्वारा 2 कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इसमें संशोधन किए गए। और वो 2 संशोधन कौन सा किया गया? तो एक जो बेसिक्स था, तो पहला हमने क्या कहा था कि जो बेसिक कौन कौन से आधार थे?
तीन आधार था, युद्ध, उसके बाद दूसरा कौन था, जो वार है हमारा, दूसरा कौन सा था, एक्सटर्नल एग्रेशन अर्थात जो बाह्य आक्रमण, जो किसी देश ने हमारा आक्रमण कर दिया, इस दोनों को तो छोड़ ही दिया। तीसरा जो था इंटरनल इंसर्जेंस या इंटरनल अशांति, आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति के तहत क्या हुआ, उस टाइम में जब आपातकाल लगी थी तो मतलब जरा से भी देश में कुछ अशांति हुई तो सरकार के पास राइट था कि इमरजेंसी घोषित कर दो और सारे फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा छीन ले। तो इन लोगों ने आंतरिक अशांति को बदल दिया 44th अमेंडमेंट के द्वारा और इसका नाम कर दिया कि आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब हुआ कि सशस्त्र विद्रोह। यदि देश के अंदर कोई बातें, कोई समूह, कोई जातीय समूह या कोई धार्मिक समूह या कोई भी समूह जो सशस्त्र विद्रोह कर दे, आर्म्स के साथ विद्रोह कर दे, सरकार और सत्ता की चुनौती दे, तभी जाके इंटरनल इमरजेंसी लागू हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल दो कंसर्न्स हुआ, ये दो तो बाह्य कारण हो गए, युद्ध हो रहा है या बाह्य आक्रमण, और इंटरनल इंसर्जेंस को कर दिया आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह यदि हो रहा है तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इंटरनल इंसर्जेंसी को समाप्त कर दिया। तो ये इसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त करके क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया आर्म्ड रिबेलियन। तो अब जब तक आर्म्ड रिबेलियन नहीं होगा, मतलब इंटरनल इंसर्जेंसी में आर्म्ड रिबेलियन नहीं होंगे, तब तक इसको लागू नहीं किया जा सकता। ये एक। और दूसरा संशोधन यहां भी किया, जैसे हमने कहा प्रेसिडेंट के पास 359 में ऑर्डर था कि कौन सा एफआर और कितने दिन तक के लिए, तो इसमें यह था कि और सारे एफआर को समाप्त किया जा सकता था या तत्काल सस्पेंड किया जा सकता था, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सबको रोका जा सकता था। लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसमें दो चीजें कर दी गई स्टार मार्क के, कि ये जो कौन सा है, तो इसमें आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के, मतलब अब जो हालात बन गई खास करके 44th अमेंडमेंट के बाद, कि आर्टिकल 20 और 21 से संबंधित फंडामेंटल राइट्स किसी भी कंसर्न्स में सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, उसको नहीं हटाया जाएगा। इससे पहले सारे राइट्स हटाए जा सकते थे। तो ध्यान रखो, आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 हुआ उसमें दो पॉइंट ऐड किया गया, इंटरनल इंसर्जेंस को, सिक्योरिटी को आर्म्ड रिबेलियन से, और जो कौन सा फंडामेंटल राइट्स था इसमें 20 और 21 को छोड़ के। 20 क्या है, 20 कहता है कि अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण का मतलब अब अपने ही के खिलाफ गवाही नहीं दो। और 21 क्या है, तो 21 यह है कि जीवन एक गरिमामय, डिग्निटीफुल आपका जीवन होना चाहिए। आगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे 20 और 21 तो इसमें डिटेल डिस्कशन करवाएंगे। तो ये एक कंसर्न हुआ आपातकाल के दौरान कौन सा रिस्ट्रिक्शन लगेगा। फिर हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी इस पर रोक लगाई जा सकती है, फंडामेंटल राइट में बदलाव किया जा सकता है। तो ये कौन है, आर्टिकल 368। 368 के तहत भी यदि ऐसा हो तो संविधान को संशोधित किया जा सकता है, और संविधान को संशोधित किए जाने के साथ साथ संविधान में जो कुछ भी जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स को भी संशोधित किया जा सकता है। तो मतलब संविधान के साथ साथ पूरे संविधान का संशोधन। तो पूरे संविधान का संशोधन, इसका मतलब क्या होगा, एफआर में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। यह क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है उससे संबंध में कुछ प्रमुख वाद कौन कौन सा रहा है और किस किस कंसर्न्स पे फंडामेंटल राइट्स को संशोधित किया गया है। तो अब यहां थोड़ा ध्यान रखो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 13 के। आर्टिकल 13 में क्या है, 13 में 3 रूल्स हैं। पहला रूल क्या कह रहा है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे के लिए, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा तब तक लागू नहीं होगा जहां तक फंडामेंटल राइट से वो अगेंस्ट जा रहा है, अर्थात संविधान लागू होने से पहले के यदि कुछ नियम कानून है और उसमें यह है कि वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो वो लागू नहीं होगा। दूसरा है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान लागू होने के बाद यदि कोई मुद्दा है वो भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो लागू नहीं होगा। तीसरा ये कह रहा है, इसके जो तीसरे रूल थे कि रूल का मतलब जो इसमें लॉ है, लॉ का मतलब लॉ, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस,
रेगुलेशन, रूल, रेगुलेशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। जो कुछ भी आएगा वो सारा चीज आ जाएगा आर्टिकल 13 के 1, 2 और 3 में आ गया। अब यह कंसर्न आता है इसके बाद में आर्टिकल 13 का 4 जोड़ा गया, और जो ये 13 का 4 है, इस 13 के 4 में बाद में कहा गया कि अभी तो ये क्या कहा हमने कि कोई भी लॉ, रूल, रेगुलेशन जो भी होंगे सब आ जाएंगे, और वो सब चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, यदि फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाएगा तो वो क्या होगा, खारिज हो जाएगा। अब यहां प्रश्न ये है कि मान लो फंडामेंटल राइट में ही हमें संशोधन करने हैं, और फंडामेंटल राइट्स को जो संशोधित कर रहे हैं आर्टिकल 368 के तहत, तो वो तो ऑलरेडी इस दोनों के विरोध हो गया। तो यदि इस दोनों के विरोध हो गया तब तो फिर वो लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि संसद भी संविधान में फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं कर सकती है। और आर्टिकल 368 ये कहता है कि पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन हो सकता है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। 368 कहता है कि संसद के पास राइट है कि पूरे संविधान का संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, और ये कह रहा है कि नहीं, पूरे संविधान में अमेंडमेंट नहीं हो सकता, केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ यदि अमेंडमेंट होता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो अब इस दोनों के बीच में जो लड़ाई चली, तो एक लंबी लड़ाई चली विधायिका और न्यायपालिका के बीच में। विधायिका कहती थी कि नहीं, हम 368 के तहत, 368 के तहत इसका भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका कहती थी शुरुआती दौर में कि नहीं, ये एक अलग मुद्दा है, 368 अलग है, अर्थात हम इसको अमेंड नहीं कर सकते। इस पे कई सारे विवाद होते होते कई सारे केसेस आए। फाइनली ये हुआ कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और 24वां संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में होता है ये। और 1971 में आर्टिकल 13 के 4 में एक स्पेशल पॉइंट मेंशन कर दिया गया कि यदि आर्टिकल 368 के तहत कोई कानून बनता है, 368 के तहत संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, और वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहा है, 13 के खिलाफ जा रहा है, तो भी मान्य होगा। अर्थात जो 13 के नियम है वो 368 पे लागू नहीं होगा। ये कह दिया गया किसमें, 13 के 4th पार्ट में, किसमें, 24वें संविधान संशोधन कब हुआ, 1971। और इसके तहत ये क्या हो गया कि जो संसद है वो इसमें भी संशोधन कर सकती है। क्लियर। अब इसमें आर्टिकल 368 को देख लो, थोड़ा पढ़ लो क्या कंसर्न्स होंगे। तो इसमें है आर्टिकल 368। देखो आर्टिकल 368 में क्या कह रहा है कि संविधान के संशोधन की बात की गई। इसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं। तो पहला इसमें ये रूल कह रहा है कि संसद को पावर है कि पूरे संविधान को किसी भी तरह बदल सकता है। संसद को, पार्लियामेंट को पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह अमेंड कर सकता है, किसी मुद्दे को हटा सकता है, किसी को लागू कर सकता है, किसी को रिराइट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो इसमें 368 का 2 है वो ये कहता है कि जो किस प्रोसेस के द्वारा संविधान में संशोधन होंगे। तो ये जो प्रोसेस की बात करता है, तो ये कहता है कि ऐसा कंसर्न्स बनेंगे कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने हो तो सबसे पहले पार्लियामेंट के दोनों ही सदन में अलग अलग तरीके से विशेष बहुमत से उसे पारित करवाने होंगे। और यदि राज्य का मुद्दा उसमें सहयोग है, यदि जो स्टेट का कंसर्न्स भी उसमें लागू है, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें स्टेट भी कंसर्न है, ऐसे कंसर्न्स में जो सेंटर दोनों पार्लियामेंट से तो है ही, पार्लियामेंट के दोनों हाउस से तो पास करवाने ही होंगे उस स्पेशल मेजोरिटी के साथ। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का कंसेंट होगा, उसके बाद स्टेट के लेजिस्लेचर असेंबली से भी सिंपल बहुमत से कम आधे से ज्यादा राज्य का प्रोसेस होना चाहिए। ये सब हम लोग वहां डिटेल करवाएंगे, अभी आप बेसिक से समझो ये प्रोसेस है। जो आर्टिकल 360 का 3 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 363 का 3 कहता है, इसमें यही जोड़ दिया गया 24वां संशोधन से ही जब वहां जोड़ा गया, वही इसमें भी एक पॉइंट जोड़ दिया गया, जहां 13 का 4 जोड़ा और इसमें 368 का 3rd जोड़ा, और इसमें यह लिख दिया गया कि इसके तहत फंडामेंटल राइट में भी बदलाव हो सकता है, फंडामेंटल राइट में भी चेंज किया जा सकता है। स्पेशली लिख दिया ताकि बाद में कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बने, अर्थात आर्टिकल 13 भी इसके अंतर्गत समाहित होंगे, ये बात कर दिया। बाद में और फिर भी बहुत सारे केसेस होते चले गए, तो ऐसे के लिए बाद में आर्टिकल 368 का 4 जोड़ा गया, और 368 के 4 में कह दिया गया कि संविधान में किसी तरह का संशोधन होगा तो किसी भी तरह के संशोधन के लिए
आप कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब ये संसद की स्पेशल प्रिविलेजेस राइट है कि पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है। मतलब कोर्ट नहीं जा सकते संविधान संशोधन को लेके। और बाद में इसी बात को और इंप्लीमेंट किया, 5 लिख दिया, और इसके 368 के 5 में ये कह दिया गया कि टू बी क्लेरिफाई, स्पेशल क्लेरिफाई कह रहे हैं कि ये बातें आर्टिकल 13 के संदर्भ में भी है। बाद में कोर्ट ने 4 और 5 को समाप्त कर दिया। तो हालात यह है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव होते हैं तो कोर्ट इसमें जा सकती है, और जा सकते हो, और कोर्ट इसको चेक कर सकता है कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन के सब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके सपोर्ट में है। यदि ऐसा कंसेंसस बनता है तो फिर वो अलाउ होगा। यदि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है तो वो मुद्दा ऐसा नहीं होगा, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो आई होप हमें समझ में आया फंडामेंटल राइट्स को इन विशिष्ट परिस्थितियों में हम कंट्रोल कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब जब हम लोग आएंगे तो कल की क्लास में चर्चा करवाएंगे कि जो राइट टू इक्वलिटी है, उसके बाद हम लोग राइट टू जो एक्सप्रेशंस, फ्रीडम्स एंड जो भी अन्य रिलीजियस राइट्स हैं, जो कुछ भी राइट्स हैं, उसको आर्टिकल बाय आर्टिकल करते चले जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।